हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। अब कर रहे हैं चैप्टर हीट, क्लास 7 साइंस। अब यहाँ पे आपको ना पूरा ऐसा चैप्टर भर के नहीं मिलेगा। जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हीट के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, या रेडिएशन क्या होती है, वो सब सिर्फ हम एज अ कक्ष पढ़ेंगे कि ठीक है, थोड़ा सा हमने पढ़ा और हमने उसके बारे में जान लिया। ठीक है, पूरा चैप्टर में जो भी कुछ है वो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 7 साइंस हीट। तो अब देखो, आपको कोई चीज ठंडी है, गर्म है, कैसे महसूस होती है? आप टच करेंगे ना, कि आपने आइसक्रीम को टच किया, आपको महसूस हुआ ठंडी है। आपने चाय के कप को टच किया कि हाँ भाई ये तो गर्म है। सो वी नो दैट मेनी थिंग्स अराउंड अस कैन बी हॉट और कोल्ड, लाइक टी और बॉइलिंग वाटर, एंड आइसक्रीम इज कोल्ड। दिस इज नॉट जस्ट अ सेंसेशन। अब आपको पता नहीं, सिर्फ सेंसेशन महसूस हुई है ना, कि मैंने अगर एक गरम पेन को हाथ लगाया तो मुझे गरम सेंसेशन महसूस हुई। तो इसी को कहते हैं, जो वो एनर्जी हमको फील हुई ना, वही है हीट एनर्जी। सो दिस इज नॉट जस्ट अ सेंसेशन बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी called heat energy. And heat can be termed as a energy which makes you feel hot or warm. We can say scientifically that it is a form of energy where the transfer of energy from a hot to a cooler object takes place. ठीक है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है, जो हीट है वो है एक सेंसेशन जो हमें फील हुई। दूसरी बात, जो हीट है वो बेटा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही इस मोमबत्ती को जलाया और आपके हाथ में कुछ भी चीज था, आप उसको गर्म करने लगे, कोई मेटल की चीज थी, आप उसको गर्म करने लगे, तो आपने देखा थोड़ी देर में इस गरम चीज से ये चीज इस ठंडी चीज की तरफ, ये कूल है, इसकी तरफ क्या हुई, ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो जो हीट है वो हॉट से कूल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इट इज द सेंसेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है, तो यही आप एक पॉइंट लिखेंगे कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है गर्म से ठंडे की तरफ। The differentiation of hot and cold comes from the difference in their temperature. अब कोई चीज हमें ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, वो उसका डिफरेंस पता चलता है उसके टेम्परेचर से। अब किसी बच्चे को बुखार है, ठीक है, मान लो किसी को बुखार हो गया है, आपने उसको टच किया, आपको महसूस हो भाई तेरा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तेरे को तो बुखार है ना। अब उस बुखार को नापने के लिए भी तो कुछ होगा, तो उसी को हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज होता है, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर भी कई तरह के होते हैं। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर पुराने किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास ऐसा थर्मोमीटर मिलता होगा। ठीक है, अब तो दूसरा आ गया है जो ऐसे चलता है ये। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा थर्मोमीटर होता है अब तो, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी नहीं होता। आज का ये जो नया थर्मोमीटर है वो ऐसा है, जो चलता है सेल से चलता है। ठीक है, वरना पहले अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो आपको ऐसा थर्मोमीटर देखने को मिलेगा। और आज भी पुराने जो डॉक्टर होंगे वो ऐसा ही थर्मोमीटर अपने पास रखते हैं। सो थर्मोमीटर डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ यूजेस ऑफ द सेम, की बहुत तरह के थर्मोमीटर मिलते हैं मार्केट में और वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ये है एक क्लिनिकल, जो क्लिनिक में यूज होता है, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये है लेबोरेटरी का। ठीक है, लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है ये वो है। अब है क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। सो दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, कि जो थर्मोमीटर बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, ये आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं और ज्यादातर कई बार घर पे भी ले आते थे। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब इसके ऊपर क्या होता है, ये एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब्स होती है, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब्स होती है। ठीक है, और इसके अंदर आप स्केल भी देखोगे। ठीक है, इसके अंदर लेड भरा होता है, मतलब मरकरी भरा होता है, और उस मरकरी से क्या होता है, ये नापते हैं।
सो द स्केल यूज इन इंडिया इज द सेल्सियस स्केल। जो हम इंडिया में यूज करते हैं ना, उसमें हम लगाते हैं सेल्सियस की। देखो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको सिंबल से यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस से। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस में इसको इंडिकेट करते हैं। ओके, और जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मोमीटर होता है ना, इसकी रेंज होती है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। वापस आओ, ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेजर करता है। Nowadays, due to the toxic nature of mercury, issues the thermometer being broken and spilling it, digital thermometers are in use which are safe and do not contain mercury. अब mercury एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए अब ऐसे थर्मोमीटर की जगह जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स दोबारा से देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर भाई बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में भी और घर में भी। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इस पे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान या टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो थर्मोमीटर है एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, इसमें बल्ब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी कंटेन होता है। ठीक है, आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, डिजिटल थर्मोमीटर से, ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ मर्क्यूरी। बस ये लिखना है। अब आता है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। अब आप पढ़ते हो ना कि इतना टेम्परेचर चला गया, 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, आपने देखा आज हमारा जो गर्मी का टेम्परेचर है वो 49 को क्रॉस कर गया। तो ये सब हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग नाप लेते हैं। ये यू शेप में होता है, ये किस में होता है, यू शेप में होता है। ठीक है, सो दीज आर यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। They are U-shaped parallel glass tube. This is used to record temperature at a place. किसी भी जगह का टेम्परेचर नापने के लिए इस मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसका नाम ही है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, क्योंकि ये वेदर का मैक्सिमम और मिनिमम बताता है। इसके दोनों तरफ यू शेप के स्केल होते हैं। ठीक है, अब है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट नापना है, किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट नापना है, किसी चीज का क्या, वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट नापना है, फ्रीजिंग पॉइंट नापना है, तो वहां आप इसको यूज करते हैं। सो दिस थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी और चीज का टेम्परेचर नापना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, विदाउट अ किंग एंड हैज अ बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी एट द एंड ऑफ द ट्यूब। अब इसके अंदर भी क्या होता है, बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी कंटेन होता है। ठीक है, दिस इज जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर चेकिंग द बॉइलिंग पॉइंट, freezing point, and hence the range of this temperature thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का इस पे हम जो टेम्परेचर है वो नाप सकते हैं। तो लेबोरेटरी जो हमारा थर्मोमीटर है वो सभी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक बल्ब होता है जिससे मर्क्यूरी कंटेन होता है। तीसरी बात कि इसका यूज लेबोरेटरी में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को नापने के लिए किया जाता है, और जो इसकी रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मापी जाती है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ हीट, मैंने अभी बताया जो हीट का ट्रांसफर है वो हॉट सब्सटेंस से या हॉट ऑब्जेक्ट से कहाँ होगी, कूल ऑब्जेक्ट तक होगी। ठीक है, कि कोई चीज गर्म है वो अगर ठंडी के संपर्क में आती है तो अब वो जो हीट है वो कूल की तरफ भी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट से बताया जा रहा है कि अगर आप एक ऐसे रोड है कोई, उसको आपने रख दिया नीचे, आपने एक लाइट कर दिया मोमबत्ती को, तो धीरे धीरे आप क्या देखो वो इस पार्ट को तो गर्म कर ही रहा है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, अब धीरे धीरे हीट यहाँ तक भी ट्रांसफर हो जाएगी, ये सब चीज भी गर्म धीरे धीरे हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कुछ ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि है ये क्या ही कह रहे हैं, जस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है कि जो हीट है हमारी वो हॉट से कूल में ट्रांसफर होती है। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ हीट
अकर इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। जैसे अब आपने गैस के ऊपर रख दिया फ्राई पैन, देखा नीचे गैस चल रही है, ठीक है, गैस में क्या है, हीट है, और ऊपर आपने पैन रख रखा है, धीरे धीरे वो पैन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो वो कूल था, नीचे हॉट था, और ये इसको कूल कर दिया, इस कूल को इसने हॉट कर दिया। समझ में आ गया, यही है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बात है कंडक्शन क्या होता है, क्या बात, कंडक्शन, कंडक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। गर्म चीज से ठंडी चीज में हीट का ट्रांसफर होना ही कंडक्शन कहलाता है। अभी बताया, अगर आपने गैस पे, स्टोव पे पैन को रखा है, कढ़ाई को रखा है, तो धीरे धीरे आप देखोगे वो पैन पहले तो ठंडा था, अब वो बिल्कुल गर्म हो गया। दिस इज सिंपल कंडक्शन, इसको कंडक्शन कहते हैं। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने में, मतलब अगर आप आयरन को, कॉपर को पास में लेके आओगे हीट के, तो वो भी गर्म हो जाएंगे। तो ये इसका मतलब हुआ कि वो हीट को अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर से गुजरने के लिए। और अगर आप लकड़ी को या प्लास्टिक को लेके जाओगे हीट के पास, तो वो इतनी जल्दी उसको अपने में से पास नहीं होने देंगे, है ना। अगर आप किसी आयरन को टच करते हो, वो गर्म है, तो वो बिल्कुल गर्म लगेगी आपको किसी गर्म चीज के पास ले जाओगे। और वहीं अगर आप देखते हो कि लकड़ी या प्लास्टिक ऐसी चीजें हैं जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो जो हीट को अपने अंदर से पास होने दे, इंसुलेटर वो जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे। तो ये क्वेश्चंस भी बनते हैं दोनों की, तीनों की, कंडक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब है कन्वेक्शन क्या होता है। तो अभी देखा कि मटेरियल चीजें गर्म हो रही है, पर जब हम पानी को गैस के ऊपर रखते हैं, तो पानी तो लिक्विड है, और गैसेस भी है उसके अंदर, वो भी तो गर्म हो रहा है। तो इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं, कि दिस इज द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस वेयर द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल विद देम। देखो पानी है, पानी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होता है, तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है ये गर्म हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ये गर्म हो चुके हैं, ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ठीक है, और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल्स थे उनको ये नीचे भेज देते हैं कि जाओ भाई अब तुम भी गर्म हो जाओ, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कन्वेक्शन। दिस इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, and this is the principle behind the interesting feature in the coastal areas called the sea and land breeze। ऐसे ही आपको कि दिन में तो लैंड आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है, रात में वही जो लैंड है, डेजर्ट है, वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। ये हवा की वजह से होता है, हीट की वजह से, हीट के ट्रांसफर की वजह से होता है। सी को देखोगे, दिन में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, रात में आप जाओगे तो सी के पास आपको गरम गरम महसूस होगा। तो ये बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। सी ब्रीज देखो, दिन है, दिन में आपने क्या देखा, जो ब्रीज है वो कहां से, समुद्र के से लेकर लैंड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। सो इन कोस्टल रीजन द लैंड्स गेट हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे टाइम। जो लैंड वाला पोर्शन होता है ये बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है भाई, लैंड है, सरफेस है, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जब शाम होती है तब इसको रिलीज करता है हीट को, इसीलिए हमें लैंड गर्म महसूस होता है और सी ठंडा लगता है। अब ये चीज हो जाती है उल्टी, जब रात होती है तो लैंड हो जाता है ठंडा, क्योंकि उन्होंने सारी हीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और जो हीट रिलीज की है वो कहाँ जाएगी, इस सी वाले पोर्शन में जाएगी, इसलिए हमें सी रात को हल्का सा गर्म महसूस होता है। सो एट द टाइम to the cool air from the sea blows to take its place, and warm air from the land moves to sea to complete the cycle. This cool breeze flowing from the sea to the land is termed as the sea breeze। ठीक है, जो ठंडा गर्म महसूस होता है वो यही है कि दिन के टाइम जो हवा है वो समुद्र से लेकर लैंड की तरफ गई, और रात हुई तो लैंड से ये समुद्र की तरफ गई, ठीक है, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। ऐसी लैंड ब्रीज है, ये भी वाइस वर्सा जाती है। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब आपने देखा होगा, आपको मना करते हैं कि भाई जब गर्मी हो ना ज्यादा, तब डार्क कलर के कपड़े मत पहनो,
ठीक है, क्यों नहीं पहनो, और काले कलर के तो बिल्कुल मत पहनो। ये इसलिए कहते हैं जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं या जो हल्के कपड़े होते हैं वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है, सिर्फ यही एक चीज है। सो वी यूज वोलन, द हीट दैट इज रेडिएट बाय द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब। आपने देखा डार्क कलर के कपड़े जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब काले कपड़ों में या डार्क कपड़ों में ज्यादा गर्मी महसूस होती है रादर देन जो व्हाइट कपड़े पहन रखे होते हैं। लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट सो वी फील कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। एज वी यूज वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि वूलन जो हम पहनते हैं विंटर में क्यों यूज होते हैं। सो तो दो वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है, ऊन है, वो हीट की पुअर कंडक्टर है, क्यों, वो उसको अपने में से पास नहीं होने देती। सो इट कैन ट्रैप एयर इन बिटवीन द फाइबर्स विच does not allow the heat from the body to escape into the surrounding and thus keeping us warm। की यही बात है, जो वूलन होती है वो बैड कंडक्टर होती है, किस चीज की, हीट की, उसको अलाउ ही नहीं करती कि भाई तू बाहर चली जा। इसीलिए जो हम ज्यादा लेयरिंग करके कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों में, तो हमें बिल्कुल गर्म महसूस होता है, गर्माहट में, क्योंकि जो एयर है वो ट्रैप हो चुकी है, ठीक है। अब है रेडिएशन। अब आपको पता है कि सन को ऐसी किसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती, जो उस सन में से रेडिएशन निकलती है जो सीधी इंसान तक या धरती तक पहुंचती है, तो इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर अ मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी। एग्जाम्पल, हीट फ्रॉम द सन, a hot utensil become cool after some time by transfer of heat or surrounding to this। okay, so all the hot bodies are capable of radiating heat, की जितनी भी गर्म चीजें होती है उसके अंदर से रेडिएशंस भी निकल जाती है, रेडिएंट होती है वो किस चीज की, हीट की, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना सच बताऊं तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी यही थी। कुछ भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से बन के आएगी। आप बताइए कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेडिएशन क्या होती है, सी ब्रीज के बारे में आएगा, तो सब कुछ यही है, ठीक है। आपको इसी में ही से ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और ये आपके लिए कुछ है कि जो भी मैंने पढ़ाया है ये एज अ ब्रीफ है, ठीक है। तो आज के चैप्टर को यहीं पे ही रखते हैं। आई होप आपको हमारे से पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।